So let us discuss about the microbial growth curve. माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व दिखती कैसी है और उसके अंदर क्या क्या फेजेस होते हैं। तो माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व जब भी आप ड्रॉ करोगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, जिसके अंदर एक फेज होता है जिसे लैग फेज बोलते हैं, फिर एक बहुत ज्यादा ग्रोथ वाला फेज होता है जिसे एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, फिर एक फेज आता है जिसे स्टेशनरी फेज बोलते हैं, और फिर आता है डिक्लाइन फेज। तो इस तरीके की ग्रोथ कर्व होती है माइक्रोब्स की। इसमें ये वाला फेज है लैग फेज, लैग फेज। ये वाला फेज है लॉग फेज, लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं इसे, एक्सपोनेंशियल फेज। नेक्स्ट दिस इज द स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। और लास्ट आता है जिसे बोलते हैं डेथ या डिक्लाइन फेज, डेथ और डिक्लाइन फेज। ये सारे फेजेस डिपेंड करते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ किस टाइप की है, उसके पास न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं या नहीं, इन सब चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो कल्चर मीडिया पे भी जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है तो वो इसी टाइप की कर्व शो करता है। तो अब हर एक फेज के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला फेज आता है, 4 फेजेस हैं टोटल, जिनमें फर्स्ट फेज है लैग फेज। तो लैग फेज जो होता है इसे अडेप्टेशन पीरियड बोलते हैं। अडेप्टेशन पीरियड किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया को अडेप्ट करने वाला फेज होता है, यानी अभी बैक्टीरिया न्यू कंडीशंस में, न्यू एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर रहा है, उसे कैसे ग्रो करना है ये चीज देख रहा है। अडेप्टेशन पीरियड, इसकी लैग फेज की जो लेंथ होती है वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, या जो बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल है उसके अकॉर्डिंग। तो लेंथ वेरी करती है काफी ज्यादा, क्योंकि सारे बैक्टीरिया सेम पेस से अडेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनकी अडेप्टेशन रेट जो होगा वो डिफरेंट होगा, तो उनका लैग फेज की जो कर्व होगी वो भी डिफरेंट होगी, उसकी लेंथ डिफरेंट होगी। ज्यादातर लैग पीरियड में जो बैक्टीरिया चीजें कर रहे होते हैं वो होते हैं आरएनए सिंथेसिस, यानी वो आरएनए सिंथेसाइज कर रहे हैं, एंजाइम सिंथेसाइज कर रहे हैं। ये सब डिपेंड करता है, देखो आरएनए बनेगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा एंड प्रोटीन वुड एक्ट एज एंजाइम। तो ये डिपेंड करेगा उस चीज पे कि उसे जिस भी मीडिया में हम ग्रो कर रहे हैं उस मीडिया के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स या कौन से टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा ताकि उनको ब्रेक करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या अमीनो एसिड्स बना सके जिसे वो यूटिलाइज कर सके। तो वैसे आरएनए और एंजाइम्स के प्रोडक्शन वो शो करता है इस फेज में। इसके अलावा वो सारे असेंशियल मेटाबोलाइट्स भी बनाता है, जो मेटाबोलाइट्स की रिक्वायरमेंट है, किस लिए? उसके लिए कि उसे अपनी लाइफ साइकिल में कौन कौन से ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करने हैं जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। तो वो सारे एसेंशियल मेटाबोलाइट्स भी वो लैग फेज में ही शो करता है। लैग फेज के बाद नेक्स्ट जो फेज आता है वो आता है लॉग फेज। दिस फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज सबसे ज्यादा याद रखना है आपको। इस फेज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं तो वो देख लेते हैं। इस फेज में डबलिंग होती है पॉपुलेशन की, सबसे पहला फीचर डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डबल हो जाती है। क्योंकि लैग फेज में वो अडेप्ट कर रहे थे तो उस टाइम जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन थी वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज में पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो डबल हो जाती है, तो पॉपुलेशन का नंबर जो होता है वो डबल हो जाएगा। इस फेज का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इसके अंदर जो सेल्स है वो हेल्दीएस्ट लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे होते हैं, वो सबसे ज्यादा हेल्दी होते हैं। तो आपको ज्यादातर अगर इनोक्यूलम की तरह एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल कल्चर का यूज करना है तो आप इसी फेज के अंदर बैक्टीरिया को यूज करोगे। बाकी फेजेस के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज्यादा
हेल्दी फेज शो नहीं कर रहे होते लाइफ साइकिल का। तो अगर सबसे ज्यादा ग्रोथ किसी भी फेज में हो रही है बैक्टीरिया की, तो वो लॉग फेज है। तो इनोक्यूलम के लिए कल्चर प्रिपेयर करने के लिए हम ज्यादातर इसी फेज के बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, क्योंकि वो हेल्दीएस्ट है और उनकी ग्रोथ सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं होगी। वो नॉर्मल जिस पेस से डबल हो रहे हैं उसी पेस से होते रहेंगे। नेक्स्ट चीज इसी फेज से रिलेटेड जो आती है वो ये कि इस फेज के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं द टाइम विच इज यूज्ड बाय दैट बैक्टीरिया टू डबल द नंबर। उस टाइम को बोलते हैं जेनरेशन टाइम। तो जेनरेशन टाइम क्या होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइक्रोबायोलॉजी का। जेनरेशन टाइम को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली वो टाइम है, टाइम used by the bacteria to double the number, to double the number। अपना नंबर डबल करने के लिए जितना टाइम बैक्टीरिया ने लिया उसको जेनरेशन टाइम बोलते हैं। ज्यादातर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, उसे बोला जाता है n इज इक्वल टू n नॉट 2 की पावर n। इसमें ये वाला जो n है इसका मतलब होता है फाइनल सेल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल सेल कॉन्सेंट्रेशन यानी फाइनली कितने सेल्स बन गए। कॉन्सेंट्रेशन n नॉट यानी n0 जो लिखा है इसका मतलब होता है इनिशियल सेल कॉन्सेंट्रेशन, यानी इनिशियली सेल्स कितने थे। तो इनिशियल सेल कॉन्सेंट्रेशन n नॉट होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 2 की पावर n। तो n यहाँ होता है नंबर ऑफ जनरेशंस। नंबर ऑफ जनरेशंस और जनरेशन टाइम में फर्क है। जनरेशन टाइम इज स्मॉल जी, जो इस फॉर्मूले में नहीं गिवन, हम बताएंगे कि कैसे जी निकाला जाता है। बट n जो है वो है नंबर ऑफ जनरेशंस, कितनी जनरेशंस तक आपने उस बैक्टीरिया को ग्रो किया। तो जितनी जनरेशन तक आपने बैक्टीरिया को ग्रो किया है और आपको पता है कि इनिशियली कितने बैक्टीरिया आपके पास थे, क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी आपको इनिशियल सेल नंबर या सेल कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा, नंबर ऑफ जनरेशंस पता चल जाएंगी। तो इन दोनों के बेसिस पे आप फाइनल कितने सेल्स बनेंगे ये निकाल सकते हो। तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जनरेशन टाइम कैसे हम निकालेंगे, तो जनरेशन टाइम यानी जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T अपॉन n। n यही वाला है नंबर ऑफ जनरेशंस, बट T है स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी जितना भी उस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको बताया है कि इतने टाइम तक हमने ग्रो किया, तो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए और कितनी जनरेशन्स तक आपने ग्रो किया ये पता होना चाहिए। तो दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आप जनरेशन टाइम इजीली निकाल सकते हो। तो ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइक्रोबायोलॉजी का, जिसमें हमें लॉग फेज में कितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए, कितना उनका जनरेशन टाइम है, कितनी जनरेशन्स तक हमने उन्हें ग्रो किया और कितने नंबर ऑफ सेल्स हमें प्रोड्यूस हुए ये निकाल सकते हैं। तो ये था सेकंड फेज। अब थर्ड फेज आता है जिस फेज को बोलते हैं स्टेशनरी फेज। थर्ड फेज इज स्टेशनरी फेज। सो स्टेशनरी फेज जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस फेज में बैक्टीरिया स्टेशनरी होते हैं, यानी वो डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं। ये मोस्टली फेज तब आता है जब द पॉपुलेशन रन्स आउट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी उस मीडिया की, हर एक मीडिया पे जब भी हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कर रहे होते हैं तो उस मीडिया का एक लाइफ टाइम होता है, उतने टाइम तक ही वो मीडिया सही रह पाता है। उसके बाद आप कितने भी बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो कर लो वो काम नहीं कर पाएगा मीडिया, क्योंकि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपने उस मीडिया को बनाने के लिए यूज किए थे वो सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए हैं। तो जब तक न्यूट्रिएंट्स थे तब तक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी, जब न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लग गए उस मीडिया की
तो वो स्टेशनरी फेज में बैक्टीरिया चले जाएंगे। नेक्स्ट चीज, इसी वजह से न्यूट्रिएंट्स कम होने की वजह से ही ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। दूसरा रीजन जो ग्रोथ इनहिबिशन का यहाँ होता है वो होता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। क्योंकि वो बैक्टीरिया को हम उस फेज में ग्रो कर रहे हैं, उस मीडिया में ग्रो कर रहे हैं, तो उस मीडिया, वो मीडिया लिमिटेड है, तो उस बैक्टीरिया के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स वहीं पे एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स की वहां एक्यूमुलेशन होने की वजह से ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। तो ग्रोथ इनहिबिशन के 3-4 रीजंस होते हैं। एक, न्यूट्रिएंट्स कम होना, दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट्स एड ऑन होना, और तीसरा लैक ऑफ फिजिकल स्पेस। लैक ऑफ फिजिकल स्पेस, क्योंकि स्टार्टिंग में मीडिया, पूरा का पूरा मीडिया खाली था, तो बैक्टीरिया के पास बहुत सारा स्पेस था ग्रो होने के लिए। बट जैसे जैसे वो मीडिया भरता गया, कॉलोनीज बनती गई बैक्टीरिया की, वैसे वैसे फिजिकल स्पेस उस पेट्री प्लेट का खत्म होता गया। तो जैसे जैसे फिजिकल स्पेस कम होगा वैसे वैसे स्टेशनरी फेज आता रहेगा, क्योंकि बैक्टीरिया के पास अब जगह नहीं है ग्रो करने के लिए। तो ज्यादातर हमें अगर दूसरा कल्चर प्रिपेयर करना हो, हम चाहते हैं कॉन्टिन्यूअस कल्चर प्रोड्यूस करना, तो उस कॉन्टिन्यूअस कल्चर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इस फेज में, जब बैक्टीरिया आ गए हैं तो इस फेज में उस कॉलोनी को या उन कॉलोनीज को यूज करके न्यू मीडिया पे ट्रांसफर करना पड़ता है, तभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मेंटेन रहेगी। क्योंकि स्टेशनरी फेज जो होता है ये रिवर्सिबल होता है। तो अगर इस फेज में कोई बैक्टीरिया है, आप उसे न्यूट्रिएंट्स दे दो, प्रॉपर फिजिकल स्पेस दे दो, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव कर दो, तो वो वापस से एक्सपोनेंशियल फेज में जा सकते हैं। तो ये रीजंस थे ग्रोथ इनहिबिशन के। इस फेज में बेसिकली जो चीज हो रही होती है वो ये कि नंबर ऑफ न्यू सेल्स जो प्रोड्यूस हुए वो नंबर ऑफ डाइंग सेल्स के इक्वल हो जाते हैं। यानी जितने सेल्स मरे वो जितने सेल्स न्यू बने उनके बराबर हो जाते हैं। तो देयर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, कोई नेट इंक्रीज नहीं है पॉपुलेशन का, क्योंकि मरने वाले सेल्स और बनने वाले सेल्स बराबर हो गए हैं। नेक्स्ट चीज, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं इस फेज में, तो बोला जाता है कि सेल्स जो प्रोड्यूस होंगे वो सेल्स स्मॉल साइज के प्रोड्यूस होंगे। स्मॉल साइज के किस लिए? क्योंकि वो सेल्स के पास न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वो अपना प्रॉपर बड़ा साइज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो छोटे साइज के आपको दिखते हैं। नेक्स्ट जो फीचर आपको स्टेशनरी फेज के बैक्टीरिया में दिखता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम्स लेस फ्लूइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड होने की वजह से, और नॉर्मली हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड होती है, उसके अंदर के प्रोटीन्स इजीली फ्लो कर सकते हैं, बट जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड और लेस परमिएबल हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेल्स एडहेशन शो करने लग जाते हैं। मतलब सेल्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जगह नहीं है, अब उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड हो गई है, तो वे एक दूसरे से चिपकना शुरू कर देंगे और एग्रीगेशन शो करेंगे। एग्रीगेशन का मतलब वो सारे जो आपके पास सेल्स हैं बैक्टीरिया के, वो सारे एग्रीगेट हो जाएंगे, क्लम्पिंग शो करेंगे, एक साथ जुड़ने लग जाएंगे। नेक्स्ट एक और फीचर जो इस फेज के सेल्स का होता है वो ये कि इनका न्यूक्लियोइड कंडेंस होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं और उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बट एक रीजन होता है जिसके अंदर डीएनए स्कैटर्ड होता है, तो उसी न्यूक्लियोइड के अंदर कंडेंसेशन होना शुरू हो जाती है, यानी न्यूक्लियोइड का रीजन कंडेंस होने लग जाता है, छोटा होने लग जाता है, और वो सारा जो न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए है वो कवर हो जाता है बाय डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। और ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स कब बाइंड करते हैं डीएनए से? जब कि स्टारवेशन वाली कंडीशन आ गई है, मतलब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा कम है, डीएनए को बाइंड कर लेते हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स फ्रॉम स्टार्व्ड सेल्स। जो स्टार्व्ड सेल्स थे जिनके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, उनके डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स डीएनए से बाइंड कर जाएंगे, और इस टाइप के प्रोटीन्स को डीपीएस बोलते हैं।
तो डीपीएस बनने लग जाते हैं, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स फ्रॉम स्टार्व्ड सेल्स। ये फुल फॉर्म है इसकी, फ्रॉम स्टार्व्ड सेल्स। तो डी, पी फॉर प्रोटीन, एस फॉर स्टार्व्ड। तो डीपीएस प्रोटीन्स बाइंड करने लग जाते हैं डीएनए से। इनकी बाइंडिंग इनिशिएट करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डीएनए डैमेज। तो डीएनए डैमेज ना हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियोइड कंडेंस हो रहा है तो डीएनए डैमेज कर सकता है, तो उसको डैमेज से बचाने के लिए डीपीएस प्रोटीन्स डीएनए से बाइंड करना शुरू हो जाते हैं। ये सारी स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपको बताई कि सेल्स छोटे हो जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड एंड लेस परमिएबल हो जाएगी, न्यूक्लियोइड कंडेंस हो जाएगा, डीएनए की प्रोटेक्शन के लिए डीपीएस प्रोटीन्स बाइंड कर जाएंगे। ये सारी स्ट्रैटेजीज बैक्टीरिया तब यूज करता है जब ऑलिगोट्रॉफिक कंडीशन हो। ऑलिगोट्रॉफिक, और ऑलिगोट्रॉफिक वो कंडीशन है जब न्यूट्रिएंट्स लो हैं। तो ऑलिगोट्रॉफिक सेल्स भी होते हैं, एक टाइप के सेल्स जो लो न्यूट्रिएंट कंडीशंस में ही ग्रो करते हैं। तो ऑलिगोट्रॉफिक सेल्स के अंदर ही ये फीचर्स शो होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा कम है। एक और रीजन जो ग्रोथ इनहिबिशन का होता है यहाँ पे, वो होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन। तो क्या हो रहा है कि वो जो सेल्स हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो सारे मेटाबोलाइट्स या केमिकल्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म तब प्रोड्यूस करता है जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन आना शुरू हो जाती है ऑर्गेनिजम्स की, इसीलिए वो स्टेशनरी फेज में चले जाते हैं। ये सब फीचर्स थे जो हमें स्टेशनरी फेज में पढ़ने थे। अब जो हम लास्ट फीचर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फोर्थ फेज का, जिसे हम डिक्लाइन या डेथ फेज बोलते हैं। डिक्लाइन और डेथ फेज। अब इस फेज के अंदर क्या होता है, ये सबसे लास्ट फेज है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि ये लास्ट फेज है पूरी माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व का, लास्ट फेज। इसके अंदर नंबर ऑफ वाइबल सेल्स डिक्रीज होने लग जाते हैं। वाइबल वो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। तो इनके अंदर डेथ फेज में वाइबल सेल्स का नंबर काफी ज्यादा डिक्रीज करने लग जाता है। तो वाइबल सेल्स डिक्रीज हो जाएंगे। सेल्स जो इस फेज में चले गए वो इररिपेयरेबली हार्म्ड हो जाते हैं। इररिपेयरेबली का मतलब है कि वो रिपेयर नहीं किए जा सकते। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेशनरी फेज में जब बैक्टीरिया होते हैं तो अगर हम उन्हें फ्रेश मीडिया में ट्रांसफर कर दें तो वो वापस से एक्सपोनेंशियल फेज में चले जाएंगे, यानी रिपेयर कर सकते हैं। बट डेथ फेज में जब बैक्टीरिया चले गए तो अब उन्हें हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा हार्म हो चुकी है। तो इन्हें सिर्फ तभी रिपेयर किया जा सकता है, एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन को बोलते हैं वीबीएनसी। वीबीएनसी कंडीशन में इन्हें रिपेयर कर सकते हैं, नॉर्मली रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ये कौन सी कंडीशन होती है, इस कंडीशन को बोलते हैं वायबल बट नॉट कल्चरेबल। इसका मतलब है कि इन्हें ऐसी कंडीशन में ले जाया जा सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस को चेंज करके ऐसी कंडीशन में ले जाया जा सकता है जहां पे ये वायबल तो हो, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव तो हो, बट इन्हें कल्चर हम नहीं कर सकते हैं। कल्चर मतलब कि इन्हें किसी फ्रेश कल्चर में इनोक्यूलम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस स्टेज में ले जाना पॉसिबल होता है। इस फेज में भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले जाएं तो ये फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैथोजेंस की लाइफ साइकिल में। जो भी पैथोजेंस हैं, जो भी बैक्टीरिया हार्मफुल एक्ट शो कर रहे हैं, यानी हमें डिजीज कॉज कर रहे हैं, वो ज्यादातर क्या होता है कि इस हार्मफुल स्टेज में चले जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमें कोई फीवर हुआ या कोई भी डिजीज हुई, उसके थोड़े टाइम बाद वो डिजीज ठीक होने लगती है। तो वो डिजीज ठीक होने का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया था या जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो डेथ फेज में चला गया। डेथ फेज में चला गया तो उस फेज में आपको डिजीज के सिम्टम्स कम होना लग जाएंगे दिखने, और सबसे ज्यादा जो सिम्टम्स दिखते हैं वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो रही होती है तब दिखते हैं। तो जब हमें लगता है कि अब हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन उस फेज में भी हमारे पास जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस हैं वो डेथ या डिक्लाइन फेज में है,
मतलब कि वायबल सेल्स डिक्रीज हो गए हैं, बट फिर भी वो अंडर सर्टेन कंडीशंस वायबल हो सकते हैं। नॉन कल्चरेबल होंगे, मतलब इतना ज्यादा इन्फेक्ट नहीं करेंगे, बट वायबल वो फिर से हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस, हमारी बॉडी को हम किन कंडीशंस में रख रहे हैं। यानी हम ठीक होने लग गए, हमने खाना खाना बंद कर दिया, तो खाना खाना बंद करने से क्या होगा, हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स स्लो डाउन हो जाएगा। तो उस इम्यून रिस्पॉन्स स्लो डाउन होने की वजह से जो डेथ फेज में भी पैथोजेंस चले गए हैं वो फिर से वायबल हो सकते हैं। इसीलिए हमें उस टाइम भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ता है। यही था जो माइक्रोबायोलॉजी का आज टॉपिक हमें डिस्कस करना था।